हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं प्रियंका एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। तो प्रीवियस क्लास में जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, हमने बेसिकली जो सिस्टम्स थे सारे हमने वो डिस्कस किए थे आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, राइट। कौन कौन से नेचुरल हमने जैसे डिस्कस किया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फीचर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया था। आर्टिफिशियल था, जो एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हुए क्लासिफिकेशन था। फिर फेनेटिक था, फाइलोजेनेटिक था। हमने ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। लास्ट में न्यू सिस्टमैटिक्स हम डिस्कस कर रहे थे, उसको एक बार हम फिर से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। न्यू सिस्टमैटिक्स की अगर हम बात करें तो न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म को बताने से पहले अब सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक आपने क्या पढ़ा था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट। सिस्टमैटिक में आपका क्या था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और और हम किसको स्टडी करते थे, ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सॉरी इवोल्यूशन। ओरिजिन यानी कि हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम इसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हम कह सकते हैं, ठीक है, राइट। देखो, सिस्टमैटिक में हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम स्टडी करते थे और ओरिजिन को हम स्टडी करते थे कि जो भी कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है वो आपका बर्थ किया है तो उसका मेन एंसेस्टर से जो ओरिजिन क्या रहा होगा। तो कुल मिला के हम किसकी बात करते थे, हम इवोल्यूशन की बात करते थे। यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ही हम एक तरीके से यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक्स था। लेकिन न्यू सिस्टमैटिक टर्म क्या कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सिस्टमैटिक की डेफिनेशन थी। लेकिन अगर हम न्यू सिस्टमैटिक की बात करें तो न्यू सिस्टमैटिक जो आपका जो क्लासिफाई कर रहा है वो किसके किसके बेसिस पे, सबसे पहले इकोलॉजी। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है तो हम उसके एनवायरनमेंट के बेसिस पे हम कर रहे हैं। वो किस हैबिटेट में रहता है, किस हैबिटेट में कैसे फंक्शन कर रहा है, ये सब हमारा किसका पार्ट हो जाएगा, इकोलॉजी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इस तरीके से होगा। इसके अलावा हमने कल आपको बताया था जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स जेनेटिक्स में आप जानते ही हो, जेनेटिक्स में हम किसकी बात करेंगे, हम जीन्स की बात करेंगे, हम डीएनए की बात करेंगे, राइट। तो अब जेनेटिक्स में अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स में क्या है, जेनेटिक्स में बेसिकली आप क्या देखते हो कि कोई भी आपका एंसेस्टर का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता जा रहा है, ठीक है। अगर ट्रांसफर होता जा रहा है तो ये आपका जो स्टडी है वो किस में हम स्टडी करेंगे, हम जेनेटिक्स में करेंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं कि जो जीन्स है वही हमारे एंसेस्टर से नेक्स्ट जनरेशन में आ रहे हैं। तो ये आपका स्टडी किस में आ जाएगा, जेनेटिक्स में आ जाएगा। इसके अलावा साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी के बेसिस पे भी हम जो है न्यू सिस्टमैटिक में स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी क्या होती है, साइटोलॉजी बेसिकली आपके सेल से रिलेटेड होती है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेटेड आपका हो गया, ठीक है। अब साइटोलॉजी के अलावा हमारा आपका एक और टर्म आता है दैट इज पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। अब अगर हम पैलियोंटोलॉजी की बात करें तो पैलियोंटोलॉजी जो टर्म है, ठीक है, वो आपका डिस्क्राइब करता है फॉसिल्स को, ठीक। आप जानते ही हो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अभी हमारे अर्थ पे हैं और नहीं भी हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अगर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो हमें कैसे पता चला कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है हमारा जो है कई साल से पहले था। जैसे कि हम अगर बात करें 65 मिलियन ईयर एगो, MYA हमने लिखा हुआ है शॉर्ट में, 65 मिलियन ईयर एगो की अगर हम बात करें तो 65 मिलियन ईयर एगो बोला जाता है कि इस टाइम पे हमारे डायनासोर्स जो थे, ठीक है, डायनासोर्स जो थे वो हमारे जो है एग्जिस्ट करते थे। लेकिन उसके बाद में इसके डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्टोरीज है कि डायनासोर्स आपके कैसे गए, ठीक है, राइट। उसको हमें डिस्कस नहीं करना है। फिलहाल जो डायनासोर्स थे हमारे 65 मिलियन ईयर एगो पाए जाते थे
और अब अगर हम देखें तो डायनासोर्स हमारे एग्जिस्ट करते थे, इसकी एग्जिस्टेंस कैसे पता चली? इसकी एग्जिस्टेंस हमारी पता चली कैसे? फॉसिल्स से, ठीक है, अवशेष से। अब ये अवशेष चाहे हमारे कहीं भी मिल सकते हैं, सॉइल में मिल सकते हैं, हमारे रॉक पे मिल सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो फॉसिल्स पाए जाते हैं, इन फॉसिल्स को जब स्टडी किया जाता है और फिर हम पता लगाते हैं आपका कि वो पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो कितने साल पुराना है। तो आपका फॉसिल्स को स्टडी करना कौन सा आपका डिपार्टमेंट करता है? पैलेंटोलॉजी डिपार्टमेंट। तो पैलेंटोलॉजी जो आपका जो टर्म है वो किससे रिलेटेड हो गया? वो आपका फॉसिल से रिलेटेड हो गया। स्टडी ऑफ फॉसिल्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पैलेंटोलॉजी। तो न्यू सिस्टमैटिक्स में बेसिकली हमने अब तक सिस्टमैटिक में सिर्फ और सिर्फ हम किसकी? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, ओरिजिन की बात कर रहे थे, इसके बेसिस पे आपका जो ये क्लासिफाई कर रहा है। लेकिन न्यू सिस्टमैटिक्स में ये कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, चीजें यहाँ पे एड ऑन हो गई। जैसे जैसे टाइम बीता, टाइम आगे बढ़ा, तो टाइम आगे बढ़ने से हुआ क्या? काफी सारी चीजों में चेंजेस आए, काफी सारे जो है टूल्स आपके इन्वेंट हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ? काफी इजी हो गया, ठीक है, चीजों को स्टडी करना, राइट। तो इकोलॉजी के बेसिस पे, जेनेटिक्स के बेसिस पे, साइटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन सब के बेसिस पे न्यू सिस्टमैटिक आपका जो है टर्म आपका प्रपोज्ड हुआ, और ये बताता है कि अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या पिछले जितने भी ऑर्गेनिज्म रहे हैं, वो सब इनके बेसिस पे हम इनको स्टडी कर सकते हैं, राइट, ठीक है। और आपको ये चीज पता ही है कि ये आपका हक्सले साइंटिस्ट थे, है ना, कल हमने बताया था, ये शॉर्ट नेम है, फुल नेम हमने कल बताया था हक्सले, ठीक है। तो आपका जो हक्सले हैं यानी कि सर जूलियन हक्सले, पूरा नाम इनका था, इन्होंने ही आपका न्यू सिस्टमैटिक टर्म को प्रपोज किया और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने ही दिया था, राइट, क्लियर। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया था। नेक्स्ट हमने आपको बताया था कि न्यू सिस्टमैटिक टर्म में आपके कुछ टेक्सोनॉमी आपकी आ रही थी, ठीक है, राइट। उनके बेसिस पे न्यू सिस्टमैटिक आपका टर्म पूरा क्लासिफाई कर रहा था, ठीक। कौन कौन सी थी? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइटो टेक्सोनॉमी को। अगर हम साइटो टेक्सोनॉमी की बात करें तो साइटो टर्म की अगर हम बात करते हैं, साइटो टर्म जो होता है वो रिलेटेड होता है सेल से, ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, राइट। और अगर हम टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं तो टेक्सोनॉमी में हम क्या कर रहे थे? चीजों को क्लासिफाई कर रहे थे, है ना, हमने यही तो पढ़ा, टेक्सोनॉमी ऑलरेडी हमने बात किया। तो सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो वो किसका करेंगे? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर करेंगे तो बेसिकली कल हमने आपको बताया था कि जो सेल स्ट्रक्चर है उसमें मेन फोकस किस पे किया गया था? नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, ठीक है, राइट। तो जो साइटोटेक्सोनॉमी है उसमें हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, किसके बेसिस पे? सेल के बेसिस पे, और सेल में भी क्या? उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं साइटोटेक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म को। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट था न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हमने आपको कल बताया था, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का नाम लिया था, आई होप याद होगा आपको, ठीक है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या था? हमने आपको बताया था कि कुछ कोड्स हैं, उनके बेसिस पे आपके जो है जो सिस्टम है वो चीजों को एक्सेप्ट करता है, फिर एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के बाद में हमें डेटा वो प्रोवाइड करता है, राइट। हमने आपको यही प्रोवाइड बताया था, राइट, ठीक है। तो अब अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में हम बात कर लें कि जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, ठीक है, वो आपका क्या कह रहा है, राइट। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो एल्गोरिथम के बेसिस पे हो रहा है,
ठीक है, वो किसके बेसिस पे हो रहा है, आपका ऑल्गोरिथम के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन कौन से ऑल्गोरिथम, यहाँ पे हमने क्या बताया, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल यानी कि हम न्यूमेरिक की बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आपका हो रहा है किसके, न्यूमेरिक ऑल्गोरिथम के बेसिस पे, ठीक है। किसके बेसिस पे, न्यूमेरिक ऑल्गोरिथम के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रहा है। इज इट क्लियर, ठीक है, राइट। तो न्यूमेरिकल ऑल्गोरिथम के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में हमने आपको नेक्स्ट जो बताया था दैट इज कीमोटेक्सोनॉमी। ओके, कीमोटेक्सोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कीमोटेक्सोनॉमी की बात करें तो टेक्सोनॉमी टर्म इज द रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन, ये बार बार हम बता रहे हैं, ठीक है। अब कीमो की अगर हम बात करें तो कीमो टर्म आपका किससे रिलेटेड हो गया, वो केमिकल से रिलेटेड हो गया, ठीक है। लेकिन कौन से केमिकल्स, बायोकेमिकल, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स, कल हमने आपको बताया था बायोकेमिकल यानी कि बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। और कल हमने आपको ये भी बताया था कि मॉलिक्यूल्स आपके दो टाइप के हैं, माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल। ये जो हम डिस्कशन करेंगे, हम ये आपका डिस्कशन डिटेल में करेंगे, आपका बायोमोलिक्यूल जब चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कशन इसको करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें कीमोटेक्सोनॉमी में क्या हो रहा है कि जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, बायोकेमिकल यानी कि बायोमोलिक्यूल्स के बेसिस पे। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, बायोकेमिकल्स के बेसिस पे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल्स या बायोमोलिक्यूल्स। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, साइटोटेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन किया जा रहा है ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन किया जा रहा है ऑर्गेनिज्म का न्यूमेरिकल आपका ऑल्गोरिथम के बेसिस पे। कीमोटेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन किया जा रहा है ऑर्गेनिज्म का बायो मॉलिक्यूल्स या फिर बायोकेमिकल्स के बेसिस पे, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक और बताया था क्लेडिस्टिक, क्लेडिस्टिक फोर्थ नंबर, क्लेडिस्टिक। आपको अगर याद हो, यहाँ पे हमने बताया था कि ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ evolutionary history and relationship, relationships, right। तो आपके ये चार न्यू सिस्टमैटिक्स पे जो टेक्सोनॉमी आपका एक्सप्लेन की गई वो चारों यहाँ पे आपकी डिटेल में हमने इसको फिर से रिपीट कर दी है, फिर से आपकी एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको ये चारों की चारों क्लियर हो गई होंगी, साइटोटेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी एंड क्लेडिस्टिक, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने आपको कल बताया था कि हम 2, 3, 4, 5, 6 छह किंगडम क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। अब इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका पता चल रहा होगा नाम से कि कहीं ना कहीं दो ही किंगडम दिए, लेकिन दो किंगडम किसने दिए,
ठीक है। अगर हम बात करें, सबसे पहले एरिस्टोटल की बात करते हैं। एरिस्टोटल जो थे, इन्होंने जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को दिया था, ठीक है। यानी कि प्लांट्स को क्लासिफाई किया इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ दो ही किंगडम दिए, एक दिया प्लांटी, एक दिया एनिमेलिया। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया उस टाइम पे, देखो जब चीजें स्टार्ट हुई थी तो हमारे पास इतने ये कहें एडवांस लेवल के कोई टूल्स नहीं हुआ करते थे, हमें ज्यादा जो है चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो है एक तरीके से एक्सपोजर नहीं मिल पाता था, कई सारे इश्यूज आते थे। लेकिन फिर भी शुरुआत हुई, किंगडम क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई, और एरिस्टोटल ने सबसे पहले किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने क्या देखा कि प्लांट्स को नॉर्मली, कि प्लांट्स हमारे कैसे हैं, प्लांट्स हमारे स्टेबल होते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे आपके हैं, ठीक, तो वो आपके किस में आ गए, प्लांट्स हो गए। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस उन्होंने डिटेल में नहीं उस टाइम पे बताया था, बट हाँ उन्होंने ये बोला था कि ये फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ, ठीक है। ये आपका दो पॉइंट एक ही में मर्ज कर दिया। इन्होंने ये बताया, ठीक है, मतलब जो प्लांट्स को क्लासिफाई किया था वो क्या क्या फीचर्स को देखते हुए किया था। सबसे पहली चीज कि वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, वो स्टेबल हैं, स्टेबल होने के बाद में जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। प्रिपेयर करने के अलावा स्टेबल को हम एक और चीज कह सकते हैं कि ये स्टेशनरी है, ठीक है। आपको इससे ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये आपके कैसे हैं, वन से वेट अ सेकेंड, ओके, हाँ, ये कैसे है, स्टेशनरी है। स्टेबल कहने का मतलब है कि ये कैसे है, स्टेशनरी है, एक ही प्लेस पे आपके क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। और अपना फूड भी ये क्या कर रहे हैं, खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वाटर एब्जॉर्ब बाय देम फॉर देयर वर्क, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं फॉर देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए ये वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, अब इसी में अगर हम बात कर ले, हम इसी का जस्ट अपोजिट हम यहाँ पे प्लांट्स से एनिमल्स की तरफ चले जाएं, किसकी तरफ, हम प्लांट से एनिमल्स की तरफ अगर हम चले जाते हैं तो ये क्या कहते हैं, देखो सर जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पे अगर प्लांट्स जो हैं आपके स्टेशनरी हैं, एक ही प्लेस पे फिक्स हैं, तो किंगडम एनिमेलिया को क्लासिफाई किया एनिमल्स में कहा कि ये लोकोमोट करते हैं, यानी कि लोकोमोशन करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ये मूव करते हैं, ठीक है, लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन के अलावा ये फूड के लिए डिपेंड है दूसरों पर, ठीक है, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद में क्या बताया कि वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपनी यहाँ पे बॉडी की ग्रोथ के लिए, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स में ऐसा कोई भी फीचर नहीं था, मतलब वाटर को कोई एब्जॉर्बेंस इनके बॉडी में ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली, ठीक है, राइट। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें ये फूड के लिए अदर्स पे डिपेंड है, तो ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि डिपेंड अगर अदर पे है तो किस पे, प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है, या फिर अपने से छोटे एनिमल्स पर डिपेंड है, ठीक है, राइट। तो जो एरिस्टोटल थे उन्होंने किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया दिया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस पे दिया, आपके ये कुछ फीचर्स थे उनके बेसिस पे, कि जो प्लांट्स हैं उनको उन्होंने क्या कहा कि जो प्लांट्स हैं उनको हम किंगडम प्लांटी में रखेंगे, जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम किंगडम एनिमेलिया में रखेंगे, लेकिन किसके बेसिस पे रखेंगे, ये कुछ फीचर्स थे उनके जिनको उन्होंने पुट किया, ठीक है।
और उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, राइट। उसके बाद में अगर हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा कैरोलस लीनियस थे, ठीक है, कैरोलस लीनियस आए, इन्होंने भी यही चीज कही, ठीक है, इन्होंने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन ही दिया, बस जो नाम था वो इनका अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स को इन्होंने भी क्लासिफाई किया, देखिए बस नाम इन्होंने चेंज कर दिया। एनिमल्स में तो इन्होंने एनिमेलिया कहा कि जितने एनिमल्स हैं वो एनिमेलिया से बिलोंग करेंगे, लेकिन जितने भी प्लांट्स हैं वो आपके बिलोंग करेंगे वेजिटेबिलिया से, ठीक है। प्लांटी ना कह के इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया वेजिटेबिलिया, ठीक है। यानी कि कैलस लीनियस के हिसाब से जो एनिमल्स है वो किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करेंगे और प्लांट्स हमारे किंगडम वेजिटेबिलिया से बिलोंग करेंगे, ये है किंगडम। और यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो ये क्या है, प्लांटी और एनिमेलिया, ये दोनों है किंगडम। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, राइट। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। अब हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में जाहिर सी बात है कि तीन किंगडम आए होंगे। देखो पहली चीज हम किंगडम पहले ही लिख देते हैं, दो किंगडम तो भाई ऊपर से ही हमारे रिसीव हुए, कौन कौन से, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, प्लांटी और एनिमेलिया, ये तो भाई सेम एज इट इज हो गए, ठीक है, कि जितने भी प्लांट्स है वो आपके प्लांटी से बिलोंग करेंगे, जितने भी एनिमल हैं वो आपके किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करें। लेकिन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था, वो दिया था अर्नस्ट हैकल ने, अर्नस्ट हैकल ने ये दिया था इन्होंने क्या, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकल ने दिया, ठीक है। तो प्लांटी और एनिमेलिया तो हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम बात करें तो उन्होंने जो तीसरा लिया था किंगडम, वो लिया था माइक्रोस्कोपिक के बेसिस पे, तीसरा इन्होंने उठाया और कहा कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म है वो आपके माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, वो आपके नेकेड आइज से विजिबल नहीं है, वो माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे इन्होंने तीसरा जो किंगडम कहा वो कहा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म आप इन्होंने रखे वो कैसे ऑर्गेनिज्म रखे, जो कि माइक्रोस्कोपिक थे, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि कौन कौन से इन्होंने रखे थे, राइट, प्रोटोजोन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि प्रोटोजोन्स आप माइक्रोस्कोपिक है, प्रोटोजोन्स में स्लाइम मोल्स आ गए, अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब किस में आ जाएंगे, प्रोटोजोन्स में आ जाएंगे, प्रोटोजोन्स हो गए। इसके अलावा अल्गी को भी इन्होंने इसी में कहा, अल्गी भी आपकी माइक्रोस्कोपिक है, तो अल्गी भी किससे बिलोंग करेगी, प्रोटिस्टा से, ठीक है। तो इनके हिसाब से कितने आपके जो है यहाँ पे किंगडम हो गए, तीन किंगडम, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। आई होप तीसरा वाला किंगडम जो अनसेकल ने क्या कहा ये समझ में आ गया होगा कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा में बिलोंग करेंगे, ठीक है। और प्रोटिस्टा में आपके इन्होंने कौन कौन से माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म की बात की, प्रोटोजोन्स और अल्गी की। अब एक और चीज आपके माइंड में आया होगा कि कहीं ना कहीं अगर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की बात की जा रही है, एक्सप्लेनेशन की, क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया तो माइक्रोस्कोप कहीं ना कहीं इन्वेंट हो चुका होगा, तभी तो इन्होंने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात की, वरना उनको कैसे पता कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, राइट। इज इट क्लियर, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हम आते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन पर,
ठीक है, हम यहीं पर रब करके 4 किंगडम पे आते हैं। इनकेस आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज में, सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की, राइट। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि किसने दिया था। ठीक है, हमारे एक साइंटिस्ट थे, हर्बर्ट एफ कोपलैंड, यानी कि इन शॉर्ट में आपने हर जगह कोपलैंड कोपलैंड नाम सुना होगा। ठीक है, तो हर्बर्ट एफ कोपलैंड इनका जो नाम है, इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब देखो, जो 3 किंगडम यहाँ पे बताए गए थे, 3 किंगडम में वो एज इट इज यहाँ पे रहेंगे, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ये इन्होंने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, कोपलैंड में इसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे 4 किंगडम में अगर हम बात करें तो इन्होंने प्लांटी को एक्सेप्ट किया कि भाई प्लांट्स जितने होंगे वो प्लांटी में आएंगे, किंगडम प्लांटी में। एनिमेलिया को किंगडम को भी एक्सेप्ट किया कि जितने एनिमल्स होंगे वो आपके एनिमेलिया में आएंगे। प्रोटिस्टा को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक होंगे वो आपके प्रोटिस्टा में आएंगे। लेकिन एक इन्होंने और किंगडम बताया, दैट इज मोनेरा। अब मोनेरा में ऐसा क्या था, देखो यहाँ पे इनकी डिटेल्स बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको समझ में आ गया कि जो एज इट इज अब तक एक्सप्लेन कर रहे थे वही है। प्लांटी में सारे प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आ जाएंगे, प्रोटिस्टा में सारे माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोन्स और अलगी आ जाएंगे। ठीक है, अब मोनेरा, मोनेरा में यहाँ पे अगर हम डिस्क्रिप्शन दे तो इन्होंने एक चीज यहाँ पे देखी, या इसको बताने से पहले हम यहाँ पे ये बता दें कि जब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उससे पहले जो है इन्वेंशन यहाँ पे होने लगा था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। यानी कि कोपलैंड की अगर हम बात करें, इन्होंने नोटिस किया कि कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा है और कुछ ऐसे हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे इसको मार्क करके हम इसको ऐसे मेंशन कर देते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, इनमें लैक ट्रू न्यूक्लियस, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये इनको किसमें कैटेगरी में रखा, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, राइट, ट्रू न्यूक्लियस होगा। अच्छा, अब यानी कि कोपलैंड ने बात एक्सप्लेन की किसके बारे में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। जब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन वो दे रहे थे तो ये इन्होंने ये चीज देखी कि जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं ये यूकैरियोट है क्योंकि इनमें जो है ट्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं जो किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग कर रहे हैं ये भी यूकैरियोटिक है। ठीक है, ये भी यूकैरियोट्स है। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये भी आपका यूकैरियोटिक है। ठीक है, यानी कि यूकैरियोट्स है। लेकिन जो किंगडम मोनेरा में इन्होंने रखा उसमें इन्होंने पाया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, तो बताया कि ये प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक है, यानी कि प्रोकैरियोट्स है। अब प्रोकैरियोट्स में कौन, एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल को कैरी कर रहा है। तो अब इन्होंने क्या किया, सिंपल 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा का, जिसमें इन्होंने ये बताया कि एज सिंपल जो आपके ट्रू न्यूक्लियस कैरी कर रहे हैं वो सारे यूकैरियोट्स हैं, जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं कैरी कर रहे हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, राइट। तो कुल मिला के यहाँ पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई कि हाँ, मतलब न्यूक्लियस कैसा है एग्जैक्ट में। ठीक है, न्यूक्लियस ट्रू है या नहीं है।
ठीक है, हम इसकी बात करें, न्यूक्लियस के हम पूरे स्ट्रक्चर की नहीं बात कर रहे हैं, वो तो हम सेल में बात करेंगे कि किसने डिस्कवरी की थी। ठीक है, राइट, क्लियर हो गई बात। ठीक, वैसे तो आपको पता होगा कि रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, राइट, लेकिन फिलहाल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात करें तो वो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ने किसने एक्सप्लेन किया, हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ऐसे आ गया। अब हम बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की। ठीक है, ये टू था तो ये थर्ड नंबर। अब आते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मल आपने सुना होगा ना, अब तक पढ़ा होगा, आर एच विटेकर, बहुत बार नाम सुना होगा कि आर एच विटेकर थे जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो आर एच विटेकर कौन थे, ये एक इकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये एक इकोलॉजिस्ट थे। ठीक, और यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, कि ये जो हर्बर्ट एफ कोपलैंड थे, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, तभी तो उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में बताया। ये कौन थे, एक माइक्रो बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और ये क्या थे, इकोलॉजिस्ट थे। अगर इकोलॉजिस्ट थे तो इनका पूरा नाम आर एच, आर एच, आर एच हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन आर एच का भी यहाँ पे फुल फॉर्म है। ठीक है, तो वो क्या है, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, ये है उनका पूरा नाम, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। ठीक है, राइट। तो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, अब ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने, ठीक है, इसमें कौन आ गया, अब देखो यहां तक चार थे किंगडम, अब आगे आपके टोटल पांच किंगडम। पांच किंगडम में हम बात करें तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, ये इन्होंने ऐड किया। ठीक है, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आर एच विटेकर ने एक और किंगडम ऐड कर दिया, वो किसका ऐड किया, फंगस का। ठीक है, देखो अब फंगस का अगर ऐड किया तो क्यों ऐड किया, इन्होंने क्या पाया कि जितने भी फंगस हैं ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करे, मतलब ये एक तरीके से प्लांट्स की तरीके से नहीं है। जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स। अच्छा, अब तक जितने क्लासिफिकेशन दिए गए उसमें जो फंगस था, ठीक है, फंजाई जो आपका था, ये प्लांट्स के कैटेगरी में ही रखा गया था। लेकिन जब ये आए तो इनके आने से ये पता चला कि ये, ठीक है, जो फंगस हैं ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये प्लांट्स में नहीं आएंगे। फिर दूसरी चीज पता चली, दूसरी चीज ये पता चली कि ये एनिमल्स की तरीके से भी नहीं है कि ये फूड को इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब डू नॉट इंजेस्ट फूड, ये फूड को भी क्या कर रहे हैं, इंजेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब फूड को भी इंजेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर यानी कि एनिमल्स के तरीके से भी नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज्ड। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, रिलीज ऑन फूड सब्सटेंस, ठीक है, या फूड पार्टिकल्स पर। ठीक है, जो कि क्या करेगा,
ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम अब इस फूड पार्टिकल को क्या करेगा, इसका जो है डाइजेशन करेगा, बाहर डाइजेशन करेगा, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल डाइजेशन होगा, ठीक है। जब फूड पार्टिकल्स पे आपको रिलीज होगा तो क्या होगा, एक्सटर्नल डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्ब, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि एक्सटर्नल डाइजेशन ये करेंगे, मतलब बाहरी फूड पार्टिकल्स को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट करने के बाद देन ये एब्जॉर्ब करेंगे। तो देखो ये तीन फीचर्स इन्होंने देखे, किसने, आर.एच. व्हिटेकर ने, किसके लिए, फंगस के लिए। फंगस में, फंजाई में अगर हम बात करें, फंजाई किंगडम में या फंगस और सारे फंगस की बात करें, तो उन्होंने क्या देखा कि ये तीन फीचर तो भाई आपके पाए जा रहे हैं, ठीक है। ना ही वो फूड खुद प्रिपेयर करते हैं तो वो प्लांट्स में नहीं आ सकते, ना ही वो फूड को इंजेस्ट करते हैं तो वो एनिमल्स में नहीं आ सकते, लेकिन वो फंगस की कैटेगरी में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये फूड पार्टिकल्स पे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे, वो डाइजेस्टिव एंजाइम फूड को जो है डाइजेस्ट करेगा और देन ये इसको एब्जॉर्ब, राइट। तो इस बेसिस पे इन्होंने पांचवा जो किंगडम था वो बताया, ठीक है, पांचवा किंगडम बता दिया। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ आपका जो पॉइंट्स है जिन्होंने बेसिकली इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। पहली चीज सेल की कॉम्प्लेक्सिटी बताई, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरी चीज, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे आपके हायर ऑर्गेनिज्म हो रहे थे, हायर ऑर्गेनिज्म हैव बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एनवायरमेंट, यानी कि इकोलॉजी के बारे में बात करें, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने जो है बेसिकली इन सारे किंगडम में क्लासिफाई किया, ठीक है। सबसे पहले सेल की कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे जैसे हम देखो मोनेरा में बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया आपको पता है यूनिसेलुलर है, ठीक है, इसका सेल भी इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा पे बढ़े, प्रोटिस्टा पे बढ़े तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, जैसे यहाँ पे प्रोकैरियोट था, ये यूकैरियोट हो गया, ठीक है, राइट। यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं कि ये प्रोकैरियोट था, फिर ये यूकैरियोट हो गया, ठीक है। फिर फंगस पे आए, ये भी यूकैरियोट हो गया, यूकैरियोट होने के साथ साथ ये फीचर्स भी मिल रहे थे, प्लांट्स भी यूकैरियोट हो गए, एनिमल्स भी यूकैरियोट हो गए, ठीक है। लेकिन सेल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही थी। सेल की कॉम्प्लेक्सिटी करने का मतलब है कि अगर हम इन सबकी सेल को ऑब्जर्व करें तो डिफरेंस मिलेगा, सबकी सेल एक जैसी नहीं मिलेगी। जैसे जैसे अभी हम सारे किंगडम को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों कहा कि सेल की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रही थी मोनेरा से एनिमेलिया में जाने में, ठीक है। फिर कहा कि इनके बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, मोनेरा आपका यूनिसेलुलर, ठीक है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, मोनेरा आपका यूनिसेलुलर है, इसके अलावा प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर, सिंगल सेल ही पाई जा रही है। फंगस आपके मल्टी में आ जाएंगे, प्लांट्स भी आपके मल्टी में आ जाएंगे और एनिमल भी आपके मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे, ठीक है, मल्टी सेलुलर में। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन आपका चेंज होता जा रहा है, जैसे वो हमने बताया था ना कि सेल, सेल से टिश्यू बनेगी, टिश्यू से आपका ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्मिक, ठीक है। तो ये चीजें आपकी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉम्प्लेक्सिटी मिली। ये सब डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे, इसके लिए आप वरीड मत होइएगा। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, राइट, क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब फिर भी हम बता देते हैं, जैसे मोनेरा है, मान लो मोनेरा में बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो बैक्टीरिया अगर आ रहे हैं तो बैक्टीरिया आपको पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि कर्ड में, कर्ड में आपका लैक्टोबैसिलस है, तो लैक्टोबैसिलस किस में ग्रो कर रहा है,
कर्ड में, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपना न्यूट्रिएंट किससे ले रहा है, कर्ड से ही ले रहा है। बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डिसीज क्रिएट करते हैं, हमारी बॉडी में हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐसे आपके बैक्टीरिया हैं जो होस्ट बॉडी में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इकोलाई की बात करें तो इकोलाई हमारी बॉडी में सर्वाइव करता है, ठीक है, राइट। तो मतलब बैक्टीरिया की भी अगर हम बात करें तो वो आपका आपका इंडोपैरासाइट भी है, इक्टोपैरासाइट भी है, यानी कि एक तरीके से वो बाहर भी आपका किसी की बॉडी में सर्वाइव कर सकता है और अंदर भी बॉडी में सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा सॉइल में भी पाया जा सकता है बैक्टीरिया, एयर में भी पाया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब जहां वो पाया जा रहा है, जहां उसका हैबिटेट है, देखो दोनों चीजें यहाँ पे डिस्कस हो जा रही है, न्यूट्रिशन भी और इकोलॉजी भी, इन्वायरमेंट भी, कि वो हर जगह पाया जा रहा है, ठीक है। और हर जगह पाए जाने के अलावा वो आपका उसका उसी के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स भी वो गेन कर रहा है। फिर प्रोटिस्टा में बात करें, प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, आपके ये सब आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये सब आ रहे हैं तो ये सब जब आ रहे हैं तो ये भी आपके एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये इनका हैबिटेट इकोलॉजी एनवायरनमेंट कैसा हो गया, एक्वेटिक हो गया। अपना ये फूड कहाँ से ले रहे हैं, फूड भी ये अपना कहाँ से ले रहे हैं, ये अपना एक्वेटिक एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। फंगस किसी और पे डिपेंड है, ये सेप्रोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। प्लांट्स की बात करें, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स भी आपके रॉक पे भी मिल जाएंगे, सॉइल में भी मिल जाएंगे। एनिमल्स, एनिमल्स आपके जो है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, ठीक है। और कुछ आपके फ्लाई भी करते हैं, मतलब बहुत सारी वैरायटी है। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो ये चार चीजों को लेके उन्होंने पूरे 5 किंगडम को क्लासिफाई कर दिया, राइट। अच्छा, अब इसके बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिक्स किंगडम जो क्लासिफिकेशन था वो दिया था कार्ल वूज ने, ठीक है। किसने दिया था, कार्ल वूज ने, ठीक है। ये थे भाई हमारे, ठीक, कार्ल वूज ने ही दिया हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले बताया 3 डोमेन्स, इन्होंने 3 डोमेन्स बताया, ठीक है। कौन कौन से 3 डोमेन्स, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाएगा। इन्होंने बताया एक जो 3 डोमेन का नाम दिया, 3 डोमेन यहाँ पे जो बताए थे वो ग्रुप्स कह सकते हैं कि 3 डोमेन यानी कि ग्रुप्स को इन्होंने क्लासिफाई किया, ठीक है। कि एक आपका यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा यूकैरिया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बैक्टीरिया, तीसरा हो जाएगा आपका आर्की। ये 3 इन्होंने ग्रुप बताए यानी कि डोमेन बताए। अब इन 3 डोमेन की अगर हम बात करें तो इन 3 डोमेन में इन्होंने यही 5 किंगडम तो उठाए, लेकिन एक एक्स्ट्रा हो गया। एक एक्स्ट्रा क्या हुआ देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले यूकैरिया, यूकैरिया आपको टर्म रिलेटेड नहीं लग रहा है यूकैरियोटिक से, ठीक है। तो यूकैरियोटिक से, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक कौन कौन है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसका मतलब इन्होंने क्या किया, जो 3 डोमेन बताए, 3 डोमेन में जो यूकैरिया डोमेन था उसमें 4 किंगडम आ गए, ठीक है। 3 डोमेन में आपका क्या आ गया, 4 किंगडम आ गए। कौन कौन से, पहला प्रोटिस्टा आया, दूसरा फंजाई, तीसरा प्लांटी, चौथा एनिमेलिया, ठीक है। यानी कि 3 डोमेन्स में अब ये किंगडम को क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। किंगडम को क्लासिफाई किया, यूकैरिया में तो चलो ये 4 आ गए। फिर ये 2 डोमेन का क्या, ठीक है। इन 2 डोमेन में अगर हम बात करें, ये दो डोमेन है ना, ये आपके अगर देखा जाए तो ये 2 डोमेन जो है आपके मोनेरा से ही आपके निकाले हैं इन्होंने, ठीक है। किससे निकाला है, आपका मोनेरा से ही निकाला है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो बैक्टीरिया और आर्की 2 डोमेन है, इसमें इन्होंने 2 किंगडम दे दिया, ठीक है। बैक्टीरिया का किंगडम कर दिया इन्होंने यू बैक्टीरिया,
और आर्की का जो कर दिया वो कर दिया आर्की बैक्टीरिया, राइट, आर्की बैक्टीरिया। तो इस तरीके से इन्होंने 6 किंगडम दे दिया, ये 4 और ये 2। तो बैक्टीरिया में इन्होंने बैक्टीरिया से जो आपका किंगडम निकाला यू बैक्टीरिया, आर्की से जो निकाला वो आर्की बैक्टीरिया। इज इट क्लियर? तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने ऐसे दिया। अच्छा, अब ये बात अगर हम करें तो मोनेरा को इन्होंने बैक्टीरिया और आर्की में 2 डोमेन में आपके डिवाइड कर दिया, लेकिन डिवाइड किए तो डिवाइड आपके क्यों किए, ऐसा क्या इनको क्या मिला? ठीक है, वो बेसिकली अगर हम बात करें डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड वहां पे उस टाइम पे हो रहा था। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड्स, ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड हो रहा था, मतलब डीएनए को सीक्वेंस किया जा रहा था। जब डीएनए को सीक्वेंस किया जा रहा था तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इनको कुछ चीजें यहाँ पे क्लासिफाई हुई। ठीक है, मतलब कुछ चीजें जो इन्होंने ऑब्जर्व की और ऑब्जर्व करने के बाद क्लासिफाई की, और क्लासिफाई करके इन्होंने क्या किया, 2 किंगडम और निकाल दिए यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन भी हुआ था उस टाइम, इन्होंने वर्क किया था न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन पर भी। न्यूक्लिक एसिड आपका क्या है, न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए और आरएनए है। ठीक है, राइट, तो इन्हीं का हाइब्रिड आपका जो है इन्होंने तैयार कर रहे थे। ठीक है, और डीएनए सीक्वेंसिंग आपको पता है कि जितने भी आपका न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, उनमें बहुत सारे जीन्स हैं, तो उनकी सीक्वेंसिंग वो कर रहे थे, तो उस पर वर्क चल रहा था। उसी पे वर्क चलते हुए, ठीक है, ये किसका था, ये इनका उस टाइम पे वर्क था, और इसी वर्क पे ही इन्होंने क्या किया, इनको करते करते ये 2 किंगडम यहाँ पे इन्वेंट हो गए। ठीक है, तो कार्ल बूस का हम फिर से बताते हैं। कार्ल बूस ने 3 डोमेन्स दिए थे। 3 डोमेन्स अगर इनको मिले तो कैसे मिले, ये वर्क कर रहे थे डीएनए सीक्वेंसिंग पे, दूसरा न्यूक्लिक एसिड का हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे। ठीक है, तो इसी पे उनको जो चीजें मिली, तो चीजें मिलने पर इन्होंने 3 डोमेन दिए। 3 डोमेन, यूकैरिया, बैक्टीरिया और आर्की। यूकैरिया में 4 किंगडम इन्होंने रखे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और बैक्टीरिया में आपका किंगडम आ गया यू बैक्टीरिया, और आर्की में आ गया आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, राइट, आई होप आपको ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, राइट, आपको अगर ये मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यही आर.एच. विटेकर के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे, इनको डिटेल में करेंगे। प्लस इसके अलावा जो कार्ल बूस ने बैक्टीरिया यानी कि यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के बारे में बताया, सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। देन हम आपका किंगडम की तरफ आएंगे, किसके, आर.एच. विटेकर के जो 5 किंगडम थे। या फिर हम आज सिंपल बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे, देन हम अदर किंगडम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो रेडी रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, और प्लीज यहाँ पे मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।